लड़कियों को अपनी जो उन्हें इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं, शरीयत ने जो हुकूक दिए हैं, उनके लिए लड़कियों को इस समाज से बगावत कर देनी चाहिए। नहीं वो जैसे निकल के है आए और हम उन्हें, और उसके साथ साथ आपका जो समाज है वो समाज भी उन्हें मजबूत करे, समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो उन्हें मजबूत करे। आपका दूसरी बात एक आती है कि हम आमतौर पर कहते हैं मौलवी जो आलिम हजरात हैं, मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, जो हमारे दीन के ठेकेदार हैं, वो लोग आके मदद करेंगे। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मुझे मेरा पूरा मैं बहुत यकीन के साथ होशोहवास में बात कह रहा हूँ कि इस्लाम को फेल किया है मौलवियों ने, आलिमों ने, ठेकेदार। They have failed the Islam, they have failed themselves. And they are a total failure until and unless they change. They have to revolutionize themselves. उन्हें अपने आप में इनकलाब पैदा करना होगा, तब वो इस कम्युनिटी को बदल सकते हैं, क्योंकि इस कम्युनिटी की बहुत सारी बुराइयों के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आज हमारे सामने जो एक बहस का मुद्दा है, जो चर्चा का विषय है, वो है आयशा की जो डेथ हुई। जो आयशा नाम की एक लड़की जो अहमदाबाद में साबरमती नदी के अंदर कूद गई और उसने ये अपने वीडियो, उसका जो वायरल हुआ कि वो दहेज का जो समस्या है, जो दिक्कत है समाज में, उसको लेकर वो कितनी प्रताड़ित हुई है, कितनी परेशान हुई है और उसने इस तरह का कदम उठाया। अब ये इशू, क्योंकि दहेज का मुद्दा इस देश में कोई नया मुद्दा नहीं है, वैसे तो पूरे समाज में ये लंबे समय से सारे लोग जानते हैं कि दहेज से कितनी सारी हत्याएं, दहेज हत्याएं हुई हैं या लोगों ने खुदकुशी की है, तमाम ऐसे केसेस हैं। लेकिन अब ये इशू एक खास वजह से एक चर्चा में है, क्योंकि ये उस कम्युनिटी के अंदर हुआ है ये केस, जहां पर दहेज के लिए किसी तरह से सामाजिक तौर पर कोई स्वीकृति नहीं रही है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर इशताक खान साहब और वरिष्ठ पत्रकार वसीम अख्तर जी। हम इशताक साहब से जानना चाहेंगे कि अभी जो ये इशू आया है आयशा की मौत को, क्योंकि वैसे तो कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा भी बरकरार है और बल्कि कई सारी ऐसी कुछ सोसाइटी की तरफ से ऐसे सिग्नल, ऐसे कुछ संकेत दिख रहे हैं कि वो कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रही है। तो पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये इस कम्युनिटी के अंदर, इस समुदाय के अंदर ये परंपरा पड़ कैसे गई, मतलब हिंदुस्तान के अंदर खास तौर पे। जी, मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम समाज है वो भी ये भारतीय बृहद समाज का एक हिस्सा है। ये बड़ा सेट जो भारतीय समाज का है उस समाज का एक सबसेट है, और जो बड़े समाज में, बृहद समाज में, भारतीय समाज में जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें मुस्लिम समाज में भी परिलक्षित होती हैं, या मुस्लिम समाज में जो चीज़ें होती हैं उनका भी असर बाहर तक जाता है। अब जो दहेज की आयशा को लेकर बाकी बहुत दर्दनाक एक हादसा हुआ है या उसने लोगों को विचलित किया है, लेकिन आप देखें दूसरी तरफ ये भी देखें कि समाज का जो जो रिएक्शन आनी चाहिए थी या समाज का जो जवाब आना चाहिए था, बहुत हल्का जवाब आया है, बहुत हल्की आवाज़ में जवाब आ रहा है। यानी ऐसा लगता है कि ये उनके एहसास उतने नहीं जाग पाए जितने की जागने चाहिए थे, जितना। और वो समाज चूँकि आप जहाँ इस्लाम से आप देखेंगे मुसलमानों के साथ, इस्लाम जहेज को या इस रूप में बिल्कुल स्वीकृति नहीं देता है जिस रूप में भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में दहेज को स्वीकृति दी हुई है। और उसकी वजह यह है कि इस्लाम में जो ख़वातीन हैं, जो औरतें हैं, उनके हुकूक और उनके अधिकार बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किए हुए हैं, उनकी परिभाषा दी हुई है। और उसको आप देखेंगे कि शादी ब्याह के मामले में या दाम्पत्य जीवन के मामले में बिल्कुल उसको बाअख्तियार रखा गया है, उसको एक अथॉरिटी दी गई है जो अपने फैसले ले सकती है। आप देखिए कि निकाह होगा, वो हाँ या ना कहने की उसको अथॉरिटी दी गई। यह अलग बात है कि मुस्लिम समाज उसका उपयोग नहीं करने दे रहा है, मुस्लिम समाज की अपनी परेशानियां हैं। दूसरा, दहेज को इस्लाम ने इस रूप में नहीं दिया, बल्कि दहेज को आप सिर्फ इतना देख सकते हैं कि लोग जो 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 उसके बेटी के पक्ष के हैं, उनके लोग हैं या उनके जानने वाले हैं, वो उसे तोहफा के तौर पे कुछ देना चाहें तो दे दें। इस्लाम ने दहेज की बजाय औरतों को दो चीज़ें दी हैं। एक, मेहर दिया। मेहर को लेके आप अगर देखेंगे तो ये समाज मेहर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, उतनी अहमियत नहीं दे रहा है जितनी को दहेज पे आ रहा है। मेहर की बात अब जैसे ही करेंगे तो लड़के वाले भी और उलमा भी एकदम इस पर आ जाते हैं कि निकाह को सस्ता किया जाए, आसान किया जाए, मेहर उसको मुश्किल बना रहा है। मेहर मुश्किल नहीं बना रहा है, बल्कि मेहर तो उस औरत की खुददारी को, उसकी खुद मुख्तारी को बढ़ावा दे रहा है, उसको मजबूत कर रहा है। इस्लाम ने एक चीज़ और जो दी मुस्लिम औरतों को, वो है तरका या वरासत में हिस्सा।
इस्लाम की जो आप देखते हैं कि एक समाज की इसमें बहुत बड़ी समस्या है कि पूंजी, सरमाया, दौलत, संपत्ति, रुपया, पैसा, माल, दौलत, वो सब कुछ लोगों के पास इकट्ठी होती चली जा रही है, खानदान के खानदान पे इकट्ठी होती चली जा रही है, तमाम समाज उसका नुकसान उठा रहा है। जबकि अगर आप थोड़ा सा देखें इस रूम में, इस रोशनी में, जो कि इस्लाम ने हुकूक दिए हैं लड़कियों को, औरतों को, कि वो अपने बाप की जो संपत्ति है, बाप के ना होने पे उस संपत्ति की वो एक हिस्सेदार हैं, और वो एक वेल डिफाइंड तरीका है। वो एक बेटी है, उसका एक तरीका है, भाई बहन है, एक है पूरा सिस्टम है जिसमें कि उन्हें वो हिस्सा मिलना चाहिए। और अरब की जैसी सोसाइटी में आप जहाँ जो देखेंगे तो वहाँ उस विरासत में, उस तरके में उन्हें हिस्सा मिलता है। और दूसरी चीज, महर में उन्हें, महर जो उनका तय होता है बहुत अच्छी मिकदार में अरब कंट्रीज में महर तय होता है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर अगर देखेंगे आमतौर पे जो मॉडल वैल्यू है यहाँ पे आप पाएंगे 10,000 का महर, 20,000 का महर, या शरह पैमरी महर। तो शरह पैमरी जो आप कहते हैं वो बहुत एक ऐसी कंसेप्ट है जो बहुत वोग है, आप उसे प्रिसाइजली उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। उलमा उसको क्वांटिफाई करते हैं कि आपके खानदान में होनी चाहिए। तो वो शरह पैमरी भी जो है, जो आप जोड़ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो शरह पैमरी वहां से आने के बाद आपकी आ जाती है यहाँ शरह खानदानी पे, वो फैमिली कन्वेंशन पे आ जाती है। कोर्ट में जाएंगे, शरह पैमरी बंधी हुई है, देखा जाएगा इस खानदान में दूसरी लड़कियों के महर कितने रहे। और दहेज के इंट्रोडक्शन की जहां तक बात है, दो चीजें मैं यहाँ पे और जोड़ना चाहूंगा। एक ये है कि यहाँ जो भारतीय समाज में जिस तरह से एक दहेज को स्वीकारता है, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम हिंदुस्तान में, चाहे वो 10 पीढ़ी पहले कन्वर्ट हुए हो, 5 पीढ़ी कन्वर्ट किए हो, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, हम लोग उसी समाज से आए हैं, उस समाज के हिस्से हैं। और वो जो कन्वेंशंस हैं, वो कन्वेंशन आज भी हम अपने पास नजदीक रखते हैं, उनसे हमें कुछ लगाव है, जिस तरह से होना चाहिए समाज में होता है। और वो एक कंट्राडिक्शन फिर मुसलमानों के बीच की जिंदगी में आ जाता है। या तो फिर वो उस तरह से अपने शादी ब्याह को सारा देखें, करें, उन्हें सस्ते करें, कुछ करें, लेकिन वो फंस के जाते हैं। एक तो मुस्लिम वैल्यूज को देखेंगे, इस्लामिक वैल्यूज को देखेंगे, एक तरफ आप समाज की वैल्यूज को देखेंगे, और दूसरी चीज जो आर्थिक कारण है, माशी कारण, वजूहात हैं, वो आपकी आ जाती हैं। इसे कहा जाता है इकोनॉमिक कैपिटलिज्म का बेसिस है कि इंसान, हर आदमी स्वार्थी जो है, स्वहित या सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ भागता है, वो अपना देखता है कहाँ पे उसको मुनाफा ज्यादा है। लड़कों की, इस समाज में लड़कों की एक शॉर्टेज पैदा हो गई मुस्लिम समाज में। आप ये भी कह सकते हो कि मुस्लिम समाज में जो काबिल दूल्हे हैं, काबिल लड़के हैं, काबिल बर मिलना एक बहुत मुश्किल काम है। और फिर आदमी काबिलियत भी ढूंढता है, वो संपत्ति भी ढूंढ रहा होता है। और जब ये ढूंढते हैं आप, तो ये भी तो है कि कंपटीशन पैदा होती है कि आप पैसे वाले हैं, आपको पैसे वाला दामाद चाहिए, आपको काबिल दामाद चाहिए। समाज में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपकी जो आपकी नॉर्मल इकोनॉमिक पोजीशन है, वो बहुत कमजोर है। अब आपको वो लड़के जो जिनके पास संपत्ति भी है, जिनके पास दौलत भी है, जिनके पास मकान भी है, घोड़ा गाड़ी भी है, तमाम चीजें हैं, काबिल भी हैं, वो मिलने मुश्किल हो जाते हैं। वो कंपटीशन जो है, फिर उसमें वो लोग आ जाते हैं अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर जिनके पास के देने को है, और बोलियां लगाई जाती हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में देख सकते हैं, आप बरेली में देख सकते हैं, मैंने बहुत जगह देखा है कि लड़कियों की शादियां जो है यहाँ पे आमतौर पे वो बोलियां लगा के ही हो रही हैं। माँ बाप के सामने जो परेशानी आ रही है, तो ये कई चीजें हैं। अगर यही चीज जो लड़के हैं उनका, अगर वो अच्छी तरह से उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, वो कैपेबल हो, कॉम्पिटेंट हो, उनमें खुद मुख्तारी हो या खुददारी हो, अपने आप को बना सकने वाले हों, और इस तरह से अगर माशरा उठे, तो शायद दहेज की समस्या पर एक कम से कम, क्योंकि अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, जो लड़के हैं उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, तब भी ये कंट्रोल आ सकता है। आपकी बातचीत में जैसे कई सारे इश्यूज ऐसे, जो मुझे लगता है कई चीज़ों को आपने पॉइंट आउट किया है जी। जैसे एक आपने ये कहा कि ये जो ट्रेडिशन है, दहेज का ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि या मैक्सिमम लोग जो हैं वो क्योंकि कन्वर्ट होके, क्योंकि दूसरी उन्होंने रिलीजन को उन्होंने अपनाया, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी अपनाया जो ट्रेडिशंस थी, और उसका एक लगाव उनके अंदर बना हुआ रहा है। बिल्कुल पाया जाता है। मैं देखता हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी में देखता हूँ कि आज भी मेरे यहाँ पर जो मेरे यहाँ होती है, और उसमें मुझे कोई ऐसा भी नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा शर्म या बहुत ज़्यादा खराबी कोई चीज़। आज भी मेरे यहाँ बहुत सारी रस्में वो होती हैं जो बाकी लोग हैं वो। आज भी मेरी कम्युनिटी में एक, और उसको आप एक समस्या के तौर पे देख सकते हैं, और एक यंग असेंबली तहजीब के तौर पे देख सकते हैं कि आज भी मेरे यहाँ पे गोथ सिस्टम फॉलो किया जाता है। आज भी जो शादी ब्याह में बहुत सारी रस्में फॉलो की जाती हैं जो कि मैं पहले से कभी होती रही होंगी। ये तो चलिए एक लेकिन उसमें यही है कि फिर आप इन सबके पे जो लड़कियों के हुकूक हैं, इस्लाम में आने के बाद मुसलमानों ने जो किया औरतों के साथ,
उसने जो जो गैर मुस्लिम समाज है उसके अपने अपने तरीके से अपने सांस्कृतिक तरीके हैं जिनके जरिए वो औरतों के हुकूक की रक्षा करता है। हालांकि ये भी दूसरा फैक्टर है कि बृहद भारतीय समाज में औरतें जितनी सुरक्षित हैं उससे शायद अगर इस्लामी तरीके पे हों तो ज़्यादा सुरक्षित हैं। मतलब आपका कहना है कि जो इस्लाम में जो है वो अधिकार महिलाओं को ज़्यादा अधिकार नहीं, है। ये आप प्रैक्टिकली ये बात कह रहे हैं नहीं, कि ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं, तो देखिए आप देखेंगे अगर जो इस समय का परिवेश है, अगर आप संविधान की रोशनी में देखेंगे तो यकीनन संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकारों का अलग पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है जैसे कि समाज में हो रहा है। तब आप देखेंगे कि कम से कम मुस्लिम समाज अगर अपने ही संविधान के मुताबिक, जो कि उनका जो मजहबी कानून है, अगर मजहबी कानून की रूह के मुताबिक अगर वो अपनी औरतों को हुकूक देने लगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमने क्या किया, एक तो ये हुआ कि हमने औरतों को पैर की जूती बना दिया, हमने कैपेबल उन्हें होने ही नहीं दिया, कतई कॉम्पिटेंट नहीं होने दिया, कतई बिल्कुल कैपेबल नहीं होने दिया, उनके ऊपर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई हुई हैं। हम लड़की को उसकी खुद मुख्तारी पे क्यों नहीं आने देते हैं? इस्लाम ने ये तो नहीं कहा कि वो कारोबार नहीं करेगी, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि वो खुद मुख्तार नहीं होगी, वो बाख्तियार नहीं होगी। आप महर क्यों नहीं दे रहे हो उसे? आप उसे बड़ा महर दो, आप उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, आप उसे तालीम दो, आप उसे कैपेबल बनाओ, आप उसे बोला आप शादी करने के बाद आपको शादी के लिए बीवी नहीं चाहिए, एक पार्टनर नहीं चाहिए, आपको गुलाम चाहिए, आपको एक खानदानी नौकर चाहिए जो आपकी खिदमत करे, आपके कपड़े धो के करे, आपके बच्चों की खिदमत करे, आपके तमाम काम करे, और आप उसे बराबरी भी नहीं देंगे, आप उसको उसके वो हुकूक भी नहीं देंगे जो उसे चाहिए। आपने जो बात कही ये कि आप बराबरी नहीं देंगे या इस तरह की जो भी बात है और आप ये गुलाम चाहते हैं, ये असल में ये कोई स्पेसिफिक इस्लामिक मैटर नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि पूरे ओवरऑल समाज में यही बात है, पूरे समाज में ये मेंटालिटी है। तो खैर हम वसीम साहब से ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि बताया कि इस्लाम में तमाम अधिकार दिए गए हैं, और तो जो दहेज का जो परंपरा कहें कि वो डेवलप कैसे हुई, जो इस्लामिक अगर पूरी उससे देखें नज़रिए से, वो कैसे यहाँ मतलब यही नहीं, मतलब कहें क्या ऐसा कोई बीज पहले से मौजूद है? देखिए ऐसा था कि हिंदुस्तान में जब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि चलन यहाँ दूसरी चीज, चूंकि मुसलमान कन्वर्ट हुए हैं तो उनमें बहुत से चलन ऐसे थे जो दूसरों से आए। वो चलन जैसे हम कन्वर्ट हुए थे ठीक था, लेकिन इस्लाम जो निज़ाम पेश करता था कि दहेज शरीयत में कहीं नहीं है। दहेज जैसे शुरुआत अगर हम इसमें देखें तो लोग अपने लड़कियों की शादियों में कुछ बर्तन दिया करते थे, कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें दिया करते थे कि जिसे हम दहेज का नाम नहीं देते थे। लेकिन बाद में ये चलन बढ़ता चला गया, और मुझे जहाँ तक लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि जो हमारे धार्मिक गलियारे थे, जहाँ से ये बात बताई जानी चाहिए थी कि शरीयत इसको सख्ती से रोकती है और इस तरह की चीज़ों का चलन नहीं होना चाहिए, वो गलियारे खामोश रहे। और रफ्ता रफ्ता ये जो दहेज का सफ़र था ये एक ऐसे मंजिल पर आकर खड़ा हो गया कि जहाँ से अभी लगता है कि ये मुश्किल हो रहा है। और जिस तरह से आयशा की मौत हुई है उसने तो वाकई ये साबित कर दिया है कि ये एक ऐसी शर्मनाक मोड़ पर आ गया है दहेज, कि जहाँ सिर्फ ये इतना मतलब नहीं है कि आप दहेज नहीं देने से किसी लड़की को शादी होने से रोक दें, बल्कि उसकी मौत का सबब भी बन रहा है। तो बात हम वहीं से वहाँ लेके जाएंगे। तो एक बहस शुरू भी हुई है, और मुझे लगता है कि इस बहस में एक सकारात्मक बहस का पहलू ये है कि जो लोग खामोश थे वो अब इस पर बोलने लगे हैं। अब से पहले तक वहाँ से सिर्फ ये कह दिया जाता था, अगर कोई पूछने जाए तो वो कह देते थे कि हाँ ये चीज़ शरीयत में मना फरमाई गई है, ये चीज़ करने का हुक्म है। लेकिन अब इसको सार्वजनिक तौर पर वो बाकायदा ऐलान के तौर पर लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। और लेकिन अभी ये सफ़र इस वजह से बहुत मुश्किल है कि सिर्फ कह देने से ये मसला हल नहीं होने वाला है। इसके लिए समाज के जितने भी, जो अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज में भी ऐसे असरदार लोग मौजूद हैं कि जिन्हें इस बात को मजबूती से रखना होगा। न सिर्फ रखना होगा बल्कि जहाँ उन्हें ये लगता है कि हम इसको सख्ती से रोक सकते हैं उन्हें सख्ती से रोकना होगा, जहाँ प्यार से समझाने की ज़रूरत है वहाँ प्यार से समझाना होगा। और ख़ास तौर से जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लड़कियों को हमें मजबूत बनने से रोकने में बाधा नहीं बनना। जब लड़कियाँ मजबूत हो जाएंगी, वो अपनी बात रखेंगी, इस्लाम वाकई उन्हें ये इख्तियार देता है कि अगर वो नहीं चाहती और वो मना कर दें कि मैं इस लड़के से निकाह नहीं करना चाहती हूँ, इजाज़त नहीं दे, तो फिर काजी में भी हिम्मत नहीं है कि उस लड़की को बात को टाल दें। जब लड़कियां मजबूत होंगी, उन्हें ये लगेगा कि हाँ हमारे हक कहीं मारे जा रहे हैं,
तब ये हम सुधार की तरफ बढ़ेंगे। जैसे आप क्योंकि एक लंबे समय से क्योंकि आप पत्रकारिता में रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव कहता है कि जैसे दहेज का ये एक जो रेयर केस है के तौर पे जो इस कम्युनिटी में दिखाई दिया, वो तो ये इस रूप में सब लोग जान ही रहे हैं, लेकिन क्या इससे पहले आपने भी ऐसे केसेस की ऐसी कुछ ऐसा तजुर्बा रहा है कि ऐसे बहुत सारी शिकायतें या बहुत से ऐसे मामले आते रहे हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया कभी? देखिए, कोई बहुत बड़ा मामला सामने नहीं आया, लेकिन सबसे दहेज उत्पीड़न सबसे दुखद दहेज उत्पीड़न को लेकर तो लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो 498 लेकर आए उसको रोकने के लिए उसका दुरुपयोग भी हुआ है। लेकिन जिस तरह से देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर समाज में कोई चीज़ जो बुराई है उसको बुराई नहीं समझ के उसको अपना लिया जाए, ये मान लिया जाए कि ये जो हो रहा है बिल्कुल एक हक के तौर पर होने लगे। सबसे ख़राब चीज़ ये है कि इसमें लोग न सिर्फ दहेज दे रहे हैं, बल्कि इस दहेज के बहाने वो अपने आप अपना रुतबा, अपनी शान और अपनी रईसी पूरी तरह से साबित करने पर तुले रहते हैं। सबसे ख़तरनाक चीज़ यही है कि जो चीज़ जिसको शरीयत ने सख्ती से रोका है, उसको अगर कोई शख्स ये सोच कर करने लगे कि इससे मेरा रुतबा बढ़ जाएगा, इससे मेरा नाम बढ़ जाएगा, और ये हो रहा है लगातार। और अब तो इतना होने लगा है कि जिनके पास पैसा है और उनके घर में लड़कियां हैं, तो वो अपने जैसे मान लीजिए कहीं बिरादरी है या अपना जो उनका सर्कल है या और जहाँ भी वो जहाँ जा सकते हैं वहाँ बैठकर ये कहते हैं कि भाई मैंने तो अपनी लड़की के लिए इतना रख दिया है, मैं अपनी लड़की को अगर शादी होगी तो ये दूंगा। एक तरह से सीधा उन लड़कों के लिए प्रपोजल है कि अगर उनके पास माल है या उनकी पसंद के वो लड़के हैं तो वो उस लड़की से इस बिना पर शादी कर सकते हैं कि उसको इतना पैसा, इतनी कार, इतना सामान और तमाम चीज़ें मिलने जा रही हैं। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और इसको रोकने के लिए सबसे मजबूत पहल यही है कि हम लोगों को बताएं, ख़ास तौर से उन लोगों पर ये सख्ती की जाए कि जिस तरह से आप ये कर रहे हैं उससे गरीब लड़कियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होने जा रही है। और एक तो मैं बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत हैरत हुई कि मेरे जान पहचान के लड़का था और रामपुर में, कि वो जब सऊदी अरब से लौट कर आया तो उसने ये तय किया कि वो बिना दहेज की शादी करेगा। तमाम जगह उसके रिश्ते गए और वहाँ ये कहकर मना कर दिया गया कि भाई हम अपनी सोसाइटी में अपने आप को निशाना नहीं बनने देंगे। और अच्छी जगह उसकी कई, ऐसा नहीं था कि वो अमीर लोगों में गया था, बल्कि वो उन लोगों में भी गया जहाँ लगता था कि लड़की उसके साथ ज़िंदगी ठीक से बिता सकती है। वहाँ से उसके रिश्ते को मना कर दिया गया कि हम अपनी लड़की की शादी किसी ऐसे लड़के से नहीं करेंगे जो दहेज नहीं लेना चाहता है। तो मुझे सुनकर बड़ी हैरत हुई और फिर उसके वालिद ने मुझसे कहा भी कि अगर कोई बरेली में इस तरह की लड़की मिल सकती है कि जो हम बिना दहेज के कर सकें, लेकिन वो अड़ा रहा लड़का अपनी बात पर। आखिर उसे इंतज़ार तो करना पड़ा, लेकिन अब मैं पिछले दिनों रामपुर गया था तो मुझे जानकर खुशी हुई कि उसने अपनी शर्तों पर शादी की है। जैसे वसीम जी ने बताया कि जो है कि किस तरह से समाज में ये बीमारी बहुत गहराई तक बैठ चुकी है। एक डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले बात कही भी और वसीम जी ने भी ये बात कही जी कि असल में दहेज का जो मतलब ये जो पूरा दिखावा जो सोसाइटी में आया है कि हमें शान शौकत दिखाना है, बहुत कुछ दिखाना है, तो दहेज उसका पार्ट के तौर पर है। जैसे आपने कहा ना कि अब ये सोसाइटी ऐसी हुई जिसमें लालच उपभोग ही जो है सर चढ़ के बोल रहा है लोगों के। जी जी तो दिखावा क्योंकि केवल एक दहेज की बात नहीं है बल्कि दूसरी चीज़ों में भी है, पूरा ट्रेडिशन में है कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कैसे किया जाए, मतलब केवल दहेज लिया ही नहीं जाए बल्कि दिखाना भी कितना ज़्यादा है। तो ये इसको लेकर आप को लगता है कि सोसाइटी में लोग इस तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि कैसे ज़्यादा खर्च किया जाए, शादियों में ज़्यादा दिखाया जाए? मेरे ख्याल से जो जो लोगों की अपनी एक जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, जो दौलत का बंटवारा है, रोजगार का बंटवारा है, तमाम आमदनी का बंटवारा है, वो बहुत विषम है, बहुत असमान है। और दौलत सब लोगों के पास नहीं है, कुछ लोगों के पास है, और जिनके पास है वो अपनी एक अलग तरह की सोसाइटी मेंटेन करते हैं। और वो लोग उस सोसाइटी में जो जैसे कि डजनबरी इफेक्ट कहते हैं, आपके दिखावे के इफेक्ट कहते हैं कि मेरा पड़ोसी जो कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ उनमें है। लेकिन इसके बाद फिर दहेज का एक दूसरा पहलू आता है, क्या वो लड़का और लड़की के दोनों पक्षों की है या उसे फोर्सफुली किया गया या उसने अपने आप से की। कुल मिला के जो जिस तरह से भी की हो
वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी उठाने वाली अगर कोई 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 सब्जेक्ट है, वहाँ पे कोई चीज़ है, तो वो लड़की है जिसकी शादी हो रही है। अगर वो सारी दौलत उस लड़की को दे दी जाती तो शायद बेहतर था, आप जब फिजूल खर्ची कर रहे हैं। लेकिन आप मांग, और फिर एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहूँगा कि आपने जैसे ये कहा जाता है इस्लाम में कि दहेज की नौयत को पहला सवाल भी था। मुश्किल ये है कि दहेज में अगर आपने मांगा और फोर्सफुली उससे लिया, उसने मजबूरी में आपको दिया, तो वो तो आपके लिए हराम हो गया यार, वो तो जायज़ है ही नहीं है इस्लाम से उसके हिसाब से देखा जाए, क्योंकि आपने वो किसी से धन की वसूली की है और उसने मजबूरी के तहत आपको वो धन दिया है। उसे अपनी बेटी ब्याहनी थी इसलिए उसने दिया है। अब उसको इस तरह से लिया जाए कि उसने बेटी के साथ दिया, वो बेटी को दिया है, तोहफे के तौर पे दिया है, तो बड़ी मुश्किल आ जाती है। फिर उसे हराम हलाल नहीं कह सकते, वो तो जायज़ है, उसका लेकिन से आप नहीं देख सकते, फिर वो शरीयत से उसकी इजाज़त हो जाती है, फिर आप दे सकते हैं देना अगर आप चाहें। लेकिन जो कैजुअलिटी हो रही है इसकी वजह से, वो दिखावा हो रहा है। दूसरे लोग जिनके पास नहीं है या जिन्हें देने में परेशानी है, वो फिर कहाँ से दें। और फिर समाज में बहुत बड़ा तबका जिसके पास पैसा नहीं है, जिसकी रोजी रोटी तक की समस्या है, उसकी बेटियां वो घर में बैठने की नौबत आ रही है, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, वो फिर जाने के बाद वो ससुराल में जाके उनका निवाह नहीं हो रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, माँ बाप दे नहीं पा रहे हैं, उनको तमाम तरह के संकट हो रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों में आप देखेंगे कि लड़कियां फांसी खा के मर जाती हैं दहेज के पीछे, मुसलमानों में लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, मुसलमानों में भी इतने प्रोविजन होने के बावजूद जो है उनकी जो है वहाँ भी सास जो है वो चला के मार रही है। तो ये जो है एक बड़े लार्जर इशू है, और इसमें सिर्फ मुसलमानों की समस्या नहीं बल्कि बड़े समाज की समस्या है। और लेकिन इस समस्या में मुसलमान अगर अपने आप पे गौर करे, अपने इंटरनल सिस्टम को देखे, तो मुसलमान के पास इस समस्या से निजात पाने का तरीका कहीं जाता है। और मैंने जैसे पहले कहा कि मेरे ख्याल से उसमें 4 चीजें ही मैं कहूँगा। एक तो ये है कि मुसलमान लड़के जो हैं उनकी तरबियत पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वो कैपेबल बनाना चाहिए, ताकि अगर वो दूल्हे जिनकी शादी होगी वो लड़के अगर सही होंगे तो ज़्यादा तादाद में लड़के मिलेंगे और उन्हें दहेज मांग, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी उस पक्ष की, और इस सूरत में उन्हें दहेज मांगने के लिए ज़्यादा उनकी एक चूँकि ज़्यादा उनकी डिमांड उतना वो प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन होगा लड़की वालों के पास। दूसरा, लड़कियों को कैपेबल बनाना, कॉम्पिटेंट बनाना बहुत ज़रूरी है मुसलमानों के लिए। अगर लड़की कॉम्पिटेंट होंगी, लड़की मजबूत होंगी, तो वो अपने आप अपने रास्ते निकालेंगी और वो लोगों को जवाब दे सकती हैं। और एक अच्छी दुल्हन जो है वो एक कैपिटेंट दुल्हन जो है वो किसी भी जो समझदार परिवार है उसके लिए असेट होगी। और तीसरी चीज मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों को दहेज और दस दिखावे के बजाय आपको उनको असली चीज पे आना चाहिए, और जो असली समस्या है वो है मेहर और विरासत में लड़कियों का हिस्सा। सवाल, दहेज तो आपने विरासत में ना देने का रास्ता निकाला है। आप आमतौर से मुसलमान से कहिए कि आपने बेटी को हिस्सा क्यों नहीं दिया, या भाई से कहिए कि उसने आपने हिस्सा बेटी बहन को क्यों नहीं दिया आपकी बाप की प्रॉपर्टी में, तो आराम से कह देगा दहेज दे दिया गया। लेकिन दहेज उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, दहेज विरासत का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। आप विरासत तब कायम होगी जबकि माँ बाप नहीं होंगे। आप उस समय उस लड़की को हिस्सा दीजिए, और उससे पहले आप उसे जो आप उसका मेहर तय कीजिए। और आप दूसरा दहेज का एक और पहलू देखिए, आप उसका ऑब्वर्स देखिए। आप दहेज, लड़के वाला दहेज मांगता है जो कॉम्पिटेंट है, जिसके पास कुछ है, वो दहेज मांगेगा, प्रेशराइज करेगा, 10 लोगों से 20 लोगों से वो बार्गेनिंग करेगा, जहां से ज्यादा मिलेगा वहां से लेगा। लेकिन वही आदमी मेहर के नाम पे जरा सी रकम अगर बांधने पे आ जाए तो बिदअत के हट के खड़ा हो जाएगा। अब मेहर बढ़ाइए, मेहर इतने होने चाहिए, कम से कम इतने होने चाहिए कि लड़के जब वो तंग करने पे आए तो उसे एक बार सोचना पड़ जाए कि मैं इसे तंग कर रहा हूं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी। और मेहर की जो रकम है वो लड़की को दिलाई जानी चाहिए, और हैसियत के हिसाब से। हैसियत यहाँ पे बिल्कुल आपने सही कहा, हैसियत भी हो सकती है, लेकिन हैसियत इस बात से भी तय हो सकती है, अगर आप जो है इनोवा कार मांग रहे हो, आप 50 लाख का कैश मांग रहे हो, ठीक है, तो आपकी हैसियत इसका मतलब कितनी है, तो आप 1 करोड़ का फिर मेहर क्यों नहीं लगाते हो आप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निकाह जो किया है हज़रत मारिया तख्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ में, उस मेहर में शायद एक उसकी मिकदार तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, 1 क्विंटल सोना बैठता है उसकी मिकदार, जो मेहर की रकम तय हुई जो उस निकाह में जो है, और निकाह में कम भी है। आप जब आती है शरह टैमरी की बात लेके आते हैं तो छोटे छोटे के इतने 52 तोले, इतने तोले, थोड़े थोड़े पे क्यों आ जाते हैं, आप क्यों नहीं आते हैं। आप कोई तो लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का कुछ कोई तरीका ईजाद करें, जो आपको दिया हुआ उसको भी छोड़ दिया तो आप दूसरा क्या लाएंगे।
में ये देखिए औरतों ये को कैसे हुआ, ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? औरतों को आप देखिए इसका समाधान आपको जहाँ मैं तक एक मैं आपको बस माफ कीजिएगा, मैं यही अपनी बात को खत्म करूंगा कि औरतों को प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाना जरूरी है, उन्हें बाइख्तियार किया जाना जरूरी है, बर पक्ष की तरफ मतलब लड़के वालों की तरफ से और जिनकी बेटी है उनकी तरफ से भी। बेटी वाले उसे अपनी विरासत में हिस्सा देके मजबूत करें और बेटे वाले जो शादी हो रही है वो लड़का और लड़के के माँ बाप उसको मेहर के तरीके से मजबूत करें। देखिए ये बहुत अच्छी वाकई बात है कि देखिए लड़कियों को जो इस्लाम ने इख्तियार दिए हैं, जो अधिकार दिए हैं, उसमें विरासत का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। जिस तरह से वो अगर नहीं चाहे निकाह नहीं कर सकती, उसी तरह से वो विरासत में अमूमन ये देखा जा रहा है ना कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया भी कि अगर उसका भाई है लड़की का या वालिद है तो ये कह के बच जाते हैं कि हम विरासत में हिस्सा दहेज दे दिया हमने और उसकी इतनी महंगी शादी कर दी है। लेकिन ये उस बच नहीं सकते इससे। इस्लाम ने जो चीज़ तय कर दी वो उसका हक है उस पर। लड़कियों को भी मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए कि इससे ऊपर उठने के बाद कि उसके वालिद इससे नाराज़ हो जाएंगे या उसका भाई इससे नाराज़ हो जाएगा, उन्हें विरासत में अपना हक मांगना चाहिए। जब वो विरासत में हक मांगेंगी तो थोड़ी सी चीज़ें फिर कंट्रोल होना शुरू होंगी। अच्छा, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से मैं तो इसको और कहूंगा, लड़कियों को अपनी जो उन्हें इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं, शरीयत में जो हुकूक दिए हैं, उनके लिए लड़कियों को इस समाज से बगावत कर देनी चाहिए। उन्हें उनका एक इमीडिएट स्टेप ये हो सकता है कि इस समाज से वो शरई हुकूक मांगने के लिए अपने मुस्लिम समाज से, मुस्लिम माशरे से बगावत पे उतरें और उन्हें वो लोग लड़कियां बगावत पे उतरें जो कैपेबल हैं। कैसे करेंगी वो ये काम? कैसे, ये बिल्कुल बात है, उनमें ये बात कहीं डालनी पड़ेगी, उन्हें खुद भी सोचना होगा। उनमें जो कैपेबल है, जो आ नहीं सकती, जो आना चाहती हैं, आ नहीं है, उन्हें आना चाहिए सामने, किसी न किसी को आना होगा, नहीं वो निकल के आए और हम उन्हें, और उसके साथ साथ आपका जो समाज है वो समाज में उन्हें मजबूत करे, समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो उन्हें मजबूत करे। आपका दूसरी बात एक आती है कि हम आमतौर पे कहते हैं मौलवी जो आलिम हजरात हैं, मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, जो हमारे दीन के ठेकेदार हैं, वो लोग आके मदद करेंगे। लेकिन माफ़ कीजिएगा मुझे, मेरा पूरा मैं बहुत यकीन के साथ होशो-हवास में बात कह रहा हूँ कि इस्लाम को फेल किया है मौलवियों ने, आलिमों ने, ठेकेदार। They have failed the Islam, they have failed themselves. And they are a total failure until and unless they change. They have to revolutionize themselves. उन्हें अपने आप में इनकलाब पैदा करना होगा, तब वो इस कम्युनिटी को बदल सकते हैं, क्योंकि इस कम्युनिटी की बहुत सारी बुराइयों के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन जिम्मेदार होने वसीम भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये इस्लाम के हिसाब से कई सारे अधिकारों की बात जो अभी आई है कि वो उसमें ऑलरेडी हैं, जिनको अगर ऑपरेट किया जाए, उनको लागू किया जाए, या चाहे वो लड़की के पक्ष की तरफ से या लड़कों की तरफ से, तो काफ़ी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन इसको कैसे इन्फोर्समेंट कैसे होगा, इसका क्या पावर है इन्फोर्स करने की, क्या सिस्टम क्या है कि मतलब उसको अगर मान लीजिए जो लोग जिनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे उसको? कानून की दायरे में कैसे करेंगे? भारतीय संविधान और जो इस्लामिक कायदा है उसके हिसाब से दोनों का तालमेल कैसे हो सकता है? क्या वो संविधान से इस मामले में मदद मांग सकते हैं कि ये इन्होंने जो हमारे यहाँ तय है वो उसको ये ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप कराइए? कैसे करें? देखिए, जब दहेज के मामले बढ़े और लड़कियां सताई जाने लगी तो फिर कानून मजबूर हुआ कि इसको रोका जाए जी। और इसको रोकने के लिए 498 उसके बाद और विचार हुआ तो और उसमें अमेंडमेंट किए गए और तमाम चीज़ें आई। तलाक का मसला था तो उस पर भी जब आवाज़ उठी तो उसके लिए एक रास्ता बनाया गया। देखिए, जो इससे प्रभावित हैं, जो इससे पीड़ित हैं, सबसे पहली आवाज़ तो वहीं से आएगी। जब तक आप अपने हकों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कौन सुनेगा? तो लड़कियों को ये न सिर्फ, जैसे ऐसा नहीं है कि उलमाओं को अपनी गलती का एहसास है, शायद मुझे ये लगता है कि जब आयशा वाला केस हुआ है तो उसके बाद उनमें थोड़ी सी बेचैनी दिखाई दी है। वो बेचैनी का ये नतीजा है कि वो कम से कम इसको लेकर अब गलत को गलत ठहराने निकले हैं। तो उन्हें थोड़ा सा इसमें, अगर वो वाकई ये चाहते हैं कि दहेज का जो चलन है उसको रोका जाए, तो उन्हें थोड़ा सा आगे आना होगा। महज इस नहीं कि उन्होंने एक फरमान, मान लीजिए एक फरमान जारी कर दिया और ये वो मान के चले कि मुसलमान उसको मान लेगा, तो ऐसा नहीं है। इसे हमें, अगर हमने फरमान जारी किया है तो सबसे पहले हमें इसे अपने, अगर मैं ये कहूँ सीधे सीधे कि दरगाह आला हजरत ने ये फरमान जारी किया है कि ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे, और अगर कोई फजूल खर्ची वाली शादी है जिसमें गैर शरई तमाम काम होने जा रहे हैं तो इमाम उसमें निकाह नहीं पढ़ा है।
तो मुझे लगता है कि ये पहल सबसे पहले दरगाह आला हज़रत ख़ानदान को करनी होगी कि वो दहेज के बिना शादियां करें, एक एग्जाम्पल पेश करें समाज के सामने कि ये ख़ानदान जिसको लोग मानते हैं, दुनिया भर में उसको माना जाता है, और तमाम सुन्नी बरेलवी मुसलमान जो हैं उसके फरमानों पर नज़र भी रखते हैं और अमल भी करते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल उनके सामने क्रिएट करें कि देखिए एक शरीयत के एतबार से जो शरीयत कहती है उस हिसाब से हमने ये शादी की है, कि जब उस दरगाह से मैसेज जाएगा तो मुझे लगता है कि आम मुसलमान हैं उन पर इसका ज़्यादा असर होगा। ये तो एक मोरल असर वाली बात होगी कि नैतिक तौर पे अगर दरगाह या दरगाह से जुड़े हुए लोग अगर इस काम करते हैं कि जो उन्होंने फरमान जारी किया वो पहले सबसे ऊपर अपने ऊपर अमल करें, उनको ये करना चाहिए, जिससे और लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ये एक अच्छी तरीका है। लेकिन जो ये बात हो रही थी कि अब क्योंकि उपभोक्तावादी दौर है ये कि लालच और उसमें काफ़ी लोग पड़े हुए हैं, तो ये चीज़ सामने नहीं दिखा के लोग पीछे से लेना शुरू कर देंगे उसको, कि सामने देखना नहीं है, पीछे से अपने बाद में या पहले आ जाएगा सामान माल जो भी है। तो अगर, और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा नहीं करता है तो दरगाह या कोई भी ऐसा मौलवी मुफ्ती जो है, क्या वो जबरन कोई इन्फोर्समेंट तो कर नहीं सकता? ये तो वो नैतिक तौर पर बता ही तो सकता है वो, लेकिन फोर्स उनके कौन पास- कराएगा? देखिए, उनके पास जैसे राइट- मान लीजिए कि कोई महर की रकम जो भी तय हुई, लेकिन अगर वो मान लीजिए कि वो पक्ष नहीं दे रहा है या विरासत जो है वो तय है और कोई लड़की मांग रही है, अगर वो नहीं हो रही है तो उसके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो अपने धार्मिक जो उनके नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनके पास जाकर उसकी गुहार लगाए, दूसरा ये कि उसी चीज के लिए वो कोई कानूनी तौर पर गुहार लगाए। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि अगर वो नहीं सुनते तो हम वहां जा सकते हैं? नहीं, देखिए लड़कियां शिकायत कर सकती है ना, दहेज उत्पीड़न के शादी के बाद मुकदमा कराती है, नहीं मुकदमा हो जाता है। मेरा इसमें देखिए मानना यह है कि मुझे लगता है कि जहाँ से बिगाड़ पैदा हुई है, जहाँ से चीज़ें बिगड़ी हैं, मुझे लगता है संभलेंगी भी वहीं से। ये संभलने की दिशा में ही शायद मुझे लगता है पहला कदम है। देखिए वो हमें ये मजबूर करना चाहिए, जैसे हम जो मीडिया है उसको, मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इन सब चीज़ों को उस तरीके से पेश करे सबके सामने कि जो एक सच बताती हुई हो। अगर दरगाह एक कदम चल रही है तो हमें दूसरा कदम उसके सामने बताना चाहिए कि सिर्फ ये कह देने से कि दहेज कहने से रुक जाएगा, मुझे लगता है ये मुमकिन नहीं है। लेकिन कानून की राइट देता है। मेरा इसलिए कहना है, आपने जो कहा कि वो कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनका जो काम है, जो उन्हें करना चाहिए, जो वो नहीं करना है, उस पर आइए आप। उनका काम ये है कि उन्हें सोसाइटी को जाके बताना चाहिए। अगर वो हर जगह उनकी इतनी प्रिविलेंस है, अगर वो वोट मांगने के घर घर जा सकते हैं किसी पार्टी विशेष के लिए, तो वो घर घर जाके ये क्यों नहीं बताते हैं कि लड़कियों के हुकूक ये हैं? उन्हें बताना चाहिए, बहुत जोर से, बहुत जोर की आवाज़ में बताना चाहिए कि ख़वातीन के हुकूक ये हैं और शादी का ये तरीका है इस्लामी, जिसमें दहेज ना दिया जाए और ना लिया जाए। वो ये बात पूरी जाके से बताएं उसको, वो उन्हें बताएं कि लड़कियों का हिस्सा विरासत में है, और आप विरासत में अगर हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो ये हिस्सा गसब, जो गस्ब कहलाता है, गस्ब यानी लूट लिया आपने, किसी का हक मारने के बराबर है, और हक मारना इस्लाम ने हराम करार दिया। आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि जो महर की रकम है, आप ये जो बता सकते हैं महर की रकम लड़की को ना देना और उसको बहला फुसला के लिए आपने ना दी, तो आप एक तरीका तो निकाल लेते हैं कि साहब वो जायज़ हो गया, लेकिन उसकी रकम उसे दी जानी चाहिए। आप ये उसे बताएं कि नहीं, रकम उस तक जानी चाहिए, ये आपका एक जिम्मेदारी है, एक फ़र्ज़ है, ये मौलवी लोगों को करना चाहिए। जो और ये उनके हक में हम ये हुकूक कतई नहीं दे सकते कि वो जाएं और सोसाइटी का बाइकआउट करते हैं, क्योंकि मुश्किल क्या है, ये जो चीज़ है आप आज सामने हो रही है, ये पीछे होती रहती है। आम तौर पे जो पैसे, बहुत सारे घराने वो भी होते हैं जो दिखावा नहीं करते हैं, खामोशी से लेन देन कर लेते हैं। तो दहेज को बेसिक उसकी जो जहाँ पे है वहाँ पे अटैक कीजिए। दहेज गलत है तो गलत है, सिर्फ इतना बताओ, आप मत जाओ रोकने, आप ये बताओ गलत है और इसलिए गलत है, और इसकी जगह इस्लाम ने दहेज की जगह जो वो है तर्के विरासत में हिस्सा दिया है। विरासत आप लागू कराओ, क्यों नहीं करा रहे हो विरासत? अब विरासत लागू करो। आपके, मैं ये जानना चाहता हूँ मतलब फाइनल बातचीत के अंतिम दौर में, कि आप पूरी दहेज की जो समस्या है, चाहे वो कम्युनिटी की या सोसाइटी की, ओवरऑल सोसाइटी की, इसका आप पूरा रोड मैप कैसे देखते हैं? मतलब इस समस्या के समाधान को किस रूप में कैसे होना चाहिए? नहीं, देखिए, एक तो बहुत गहरी समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है, और जो कि एकदम नहीं, अभी हम समाधान की बात, कोई छोटा हल इसका निकालना, एकदम कोई कहने कि बहुत छोटा सा कोई हल हो जाएगा, बहुत जल्दी कोई हल हो जाए, मुश्किल है।
इसमें एक तो टाइम लगेगा कि जो एक प्रोसेस के तौर पे इसको लिया जाएगा, और प्रोसेस में सबसे मैं फिर 3 ही चीज़ें फिर मैं कहूँगा कि एक तो ये है कि जो अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। क्या शरई हुकूक है, क्या शरीयत कहती है, और क्या शादी का तरीका है। तो ये जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मेहर, विरासत, और लड़कियों का एम्पावरमेंट, और चौथी चीज लड़कों का भी कैपेबल होना, है ना। ये 4 चीजें तो वो हैं जो जो लोग अपने आप से कर सकते हैं, जिनके बारे में बताया जाए, जिसके लिए इंकरेज किया जाए। दूसरा जो उलमा का काम हो सकता है, हमारा आपका काम हो सकता है, वो है कि बिल्कुल सही तस्वीर लोगों के सामने रखी जाए। अब उसके बाद समाज क्या जवाब देता है, समाज जाहिर बात है कि टाइम लेगा, टाइम के साथ जवाब देगा। जब रोल मॉडल्स पैदा होंगे, एग्जाम्पल्स क्रिएट होंगे, चाहे वो खानकाहों से आए, वो मदरसों से आए, वो आलिमों से आए, वो इंटेलेक्चुअल से आए, वो आपके सियासी रहनुमाओं से आए, जब इस तरह के बड़े लेवल पर जवाब आने शुरू होंगे, मिसालें आनी शुरू होंगी, एग्जाम्पल्स क्रिएट होंगे, या लड़कियां निकल के आएंगी इस तरह की मिसालें पैदा करने के लिए, तो एक वक्त लगेगा, लेकिन समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि ये समस्या इस्लाम की समस्या नहीं है, ये मुसलमानों की समस्या है। और मुसलमान अगर इसे दूर करना चाहें, इस्लाम की रोशनी दूर करना चाहें, तो किसी हद तक और कम्युनिटीज की तुलना में जल्दी दूर कर सकते। देखिए, इस्लाम भी जो है ना, जैसे हम बुराई को बुराई समझना चाहिए। इस्लाम ये साफ कर देता है कि अगर आपको लगता है कि कहीं गलत हो रहा है और अब और पावर में है आप, तो उसको पावर से रोक दीजिए। अगर कहीं आपको लगता है कि किसी बुराई को रोकता है और आपके पास ताकत है, तो ताकत से रोक दीजिए। और ये दोनों चीज़ें आप पर नहीं हैं, तो दिल में उसको बुरा जानिए। अगर मान लीजिए मसलन कोई बुराई है, तो उसको बुरा ही मानिए। जैसे दहेज का मामला है, तो इसको जब तक लोग ये नहीं मानेंगे कि ये गलत है, तब तक मुझे लगता है कि वो जो सुधार डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए, लोगों को जगाना चाहिए कि गलत है, तो ये पहले गलत वाला भाव आना चाहिए। और फिर दूसरे देखिए, एक चीज़ मैंने देखा, जब मैं दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग करता था, तो मेरे पास एक फ़ोन आया कि आज एक ऐसी शादी हो रही है जिसमें दहेज न लिया जाएगा न दिया जाएगा। तो मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा और मैं उस शादी को कवर करने के लिए गया जी। एक बाहर से मुफ्ती आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा खुतबा दिया। उसमें खुतबा मतलब संबोधन, उन्होंने सारी जो अल्लाह के रसूल ने शादी का तरीका बताया है, जिस तरह की जो आदर्श शादियाँ हुई, उनका भी उन्होंने हवाले दिए। लेकिन फिर एक सवाल मुझे ये लगा कि जब मैंने लड़के के बारे में पता किया, तो लड़का यकीनन मालदार था। मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट और जगह, मैंने फिर लड़की के बारे में पता किया, तो उसके वालिद भी लड़के के वालिद से ज़्यादा हैसियत वाले थे। तो जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि एक ऐसी शादी होने जा रही है, तो मैंने उनसे सवाल ये किया कि देखिए, ये तो बराबरी की शादी हुई ना, 2 रईसों के बीच में शादी हुई है। लेकिन अगर आप किसी गरीब की बेटी को करके लाते, आपके पास बहुत पैसा था, तो मुझे वाकई खुशी होती। तब ये मैं मानता कि हाँ, आपने दहेज नहीं लिया है, तो एक एग्जाम्पल क्रिएट करने जा रहे हैं आप समाज के सामने। ये तो सिर्फ ये हो गया कि आपने लड़के के पास देखा कि तमाम चीज़ें थी, लड़के ने लड़की के पास देखा कि उसके पास इतनी हैसियत है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उससे पैसा ले ले या जो भी हो जाए। तो ये जब तक हमारे मन से ये नहीं निकलेगा, देखिए ज़्यादातर शादियाँ मैंने देखा है कि बड़े लोगों में ये है कि वो दहेज नहीं लेते हैं, लेकिन वो आगे ये देख कर चलते हैं कि वो उनकी हैसियत का है या नहीं। दहेज लेना एक फॉर्म में अलग बात है, लेकिन क्या उसमें वाकई ट्रांजैक्शन नहीं होता है? क्या वैल्यू ट्रांजैक्ट नहीं होती है उसमें, या वैल्यू एक्सपेक्टेशन ट्रांजैक्ट नहीं होती है? या तो वैल्यू ट्रांजैक्ट होती है या वैल्यू एक्सपेक्टेशंस ट्रांजैक्ट होती है। ये है, ये देखिए, लोग देख के ही है ना। खैर, अब हम कार्यक्रम के आखिर में हम जो, क्योंकि ये मुद्दा एक इतना जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ज्वलंत संजीदा नहीं, मुद्दा ये है। इतना बड़े स्तर पर, और जो क्योंकि पूरे ये पूरे देश की कम्युनिटी की भर की किसी की बात नहीं, देश की बल्कि औरतों की पूरी आज़ादी से जुड़ा हुआ मसला है बेसिकली। और इसको किसी एक सिरे भर से पकड़ने से काम चलेगा भी नहीं। और पूरे ही मामले में अब क्योंकि बातचीत के कई सारे बिंदु आए हैं कि उसमें इस तरीके से जागरूक किया जा सकता है, इस तरह से इन्फोर्स किया जा सकता है, लड़कियों को कैपेबल बनना पड़ेगा, अपने हक अधिकारों की आवाज़ उठानी पड़ेगी, उनको ऐसे तमाम बंधनों से बगावत भी करनी पड़ेगी। बगावत का सेंस इस मामले में कि उनको गलत चीज़ों के खिलाफ बगावत करनी होगी, और इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि ऐसे
फिर भी पुरातनपंथी ऐसे बहुत सारे जो विचारक ऐसे बहुत सारी जो सोसाइटी के तत्व होंगे, वो उनको रोकेंगे, उनको एक तरह से वो उस तरह से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे जैसे कि वो सोसाइटी का हिस्सा ही ना रहें। तो खैर उनको उनसे भी मुकाबला करना पड़ेगा और उनको करना भी चाहिए। और पूरे सोसाइटी में जब इस तरह से आयशा के केस से ऐसी बहुत सारी लोग जागरूक हुए हैं और बहुत सारे लोग उस ऐसी लड़कियों के साथ में खड़े भी हुए हैं, तो इस मामले को अब आगे और बढ़ना चाहिए और सबको एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए।